हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 13 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करेंगे पर उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। एक दो स्टूडेंट्स ने देखो मुझे लिखा था कि सर आप थोड़े कम टॉपिक डिस्कस करते हो, थोड़े और टॉपिक डिस्कस किया करो क्योंकि एक दो न्यूज़ छूट जाती हैं। देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। दरअसल में होता क्या है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं न्यूज़ इन ट्रांजिशन। कहने का क्या मीनिंग कि कुछ चीज़ें अभी अपने कंप्लीट नहीं हुई होती, वो बस उसके रिगार्डिंग थोड़ा जिक्र हुआ होता है न्यूज़पेपर के अंदर। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ। अभी हमें सीरिया हो गया, टर्की हो गई, यहाँ पे अर्थक्वेक देखे। तो द थिंग इज कि मैंने ये टॉपिक उस दिन डिस्कस नहीं किया जिस दिन ये अर्थक्वेक आए, उसके अगले दिन डिस्कस किया। रीजन क्या था? क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन बाद थोड़ी और रिपोर्ट्स आएंगी इसके रिगार्डिंग, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन पता लग पाएगी क्या हुआ है, क्या रीजंस थे, कितने लोग मरे हैं, प्लस साथ ही साथ इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है। जैसे हमने देखा ना ऑपरेशन दोस्त, ठीक है? तो इस तरह से ना ये क्या थी, न्यूज़ इन ट्रांजिशन। अदरवाइज़ होता क्या, पहले दिन मैं आपको ये बताता, दूसरे दिन ये बताता, तीसरे दिन ये बताता, चौथे दिन ये बताता। अगर ऐसे चलता रहता ना, हमारे कभी करंट अफेयर्स, हमारी न्यूज़ कभी खत्म ही नहीं होंगी। हमें देखो न्यूज़ नहीं पढ़नी है, पहली बात समझने की कोशिश करो। हमें न्यूज़ नहीं पढ़नी, हमें यूपीएससी के लिए जो चीज़ें रेलेवेंट होती है ना, वो चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो शायद आप 3-4 घंटे लेते होंगे पर डे खत्म करने में। पर आप वेट किया करो, थोड़ा-सा न्यूज़ सेटल डाउन हो जाए, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाए, तब हम उसको डिस्कस करते हैं। और यही रीज़न है कि हम कम टाइम के अंदर भी अच्छी खासी चीज़ें पढ़ लेते हैं। प्लस देखो इसी का तो इस वजह से ना आप वरी नहीं करना आपको कि टॉपिक डिस्कस हुआ या नहीं हुआ। वो अगर नहीं हुआ आज के सेशन के अंदर, तो आज के अखबार में अगर कोई न्यूज़ है भी, वो कल डिस्कस हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? इसके साथ ही देखो बहुत सारी आप जानते हो एडिटोरियल डिस्कशन हो गया, या फिर जो हमारा इकोनॉमी दिस वीक आता है, बहुत सारी न्यूज़ हम उसमें कवर कर लेते हैं। तो जो चीज़ें वहाँ पर कवर हो चुकी हैं, उनको यहाँ पर रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करी जाती हैं। इसके अलावा देखो आपका प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, मुझे बिल्कुल पता है। और जितनी फ़िक्र आपको आपके प्रीलिम्स की है ना, उससे कहीं ज़्यादा फ़िक्र मुझे है आपके प्रीलिम्स की, कि आप प्रीलिम्स कैसे क्लियर करोगे। यही तो रीज़न है कि मैं आपके साथ अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने सारे डिस्कस करता हूँ। प्लस आज से मैं आपको मैपिंग प्रैक्टिस भी थोड़ी स्टार्ट करवाना शुरू कर रहा हूँ, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से रेडी हो पाएँ। एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर आप करंट के साथ आप स्टैटिक क्यों डिस्कस करते हो? स्टैटिक डिस्कस करना बंद कर दो। देखो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ करंट पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब सिर्फ न्यूज़ पढ़ रहे हो। यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट और स्टैटिक के मिक्सचर से ही आते हैं। तो जैसे आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे ना गवर्नर वाला, तो गवर्नर के साथ-साथ में उसका पीछे का स्टैटिक पोर्शन बताना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर आप ऐसा लगेगा कि आपने अखबार को पढ़ तो लिया, पर यूपीएससी रेलेवेंट चीज़ें आप पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है? तो यही तरीका बेस्ट है, करंट को स्टैटिक के साथ लिंक करेंगे। न्यूज़ जब थोड़ा-सा उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तब उसको डिस्कस करना बेटर है, क्योंकि हमें कौन-सा आज शाम को जाके एग्ज़ाम देना है, नहीं ना, हमारे एग्ज़ाम में टाइम है। तो अगर आज की कुछ 1-2 न्यूज़ थी जो कल डिस्कस हो जाएँगी, तो उसमें क्या गड़बड़ है, ठीक है? तो जितना मतलब डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक दो दैट शुड बी फाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहले सबसे पहले मैं मैपिंग प्रैक्टिस। देखो, ये क्या है? ये है कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी क्या है? कैस्पियन सी के अराउंड कुछ कंट्रीज़ हैं। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये कौन-सी 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कैस्पियन सी को बॉर्डर करती हैं? यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। कल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, कल एक नया मैप भी दूँगा और ये भी आपके साथ डिस्कस करूँगा कैस्पियन सी की कंट्रीज़, और इसकी कुछ हम ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, तो ये बात भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलो, ये है आज की न्यूज़पेपर। देखो एक मेजर न्यूज़ आज की आई है, दैट इज़ कि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं फॉर 12 स्टेट्स एंड 1 यूटी। यहाँ पे भी आप हिंदू में भी देख सकते हो। तो सर ये है क्या? 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए ये क्या किया गया है? गवर्नर्स हो गया, या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं उनको या तो ट्रांसफ़र किया गया है या फिर नए अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो यूनियन टेरिटरी कौन-सी है? लद्दाख की। इसके अलावा बहुत सारी स्टेट्स हैं। जैसे मैं आपको अगर बताऊँ, जो अरुणाचल प्रदेश है, उनके गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक हैं। उसी तरह से सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या हुई है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कौन से? जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नाज़ीर, ठीक है? तो इन पर्टिकुलर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। तो ये तो होगी देखो न्यूज़। अब हमें समझना है कि आखिर ये गवर्नर्स अपॉइंट कैसे किए जाते हैं। देखो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 देखोगे ना, तो उसमें लिखा गया है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तो कहने का मीनिंग सर ये हुआ क्या कि एक स्टेट का एक ही गवर्नर होगा? गवर्नर तो एक ही होगा, पर
एक हमारे पास 1956 में अमेंडमेंट आया, उसमें क्या लिखा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। कहने का क्या मतलब कि मान लो एक पर्सन है, ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है पंजाब का भी गवर्नर हो और सेम पर्सन हरियाणा का भी गवर्नर हो। तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि एक एक पर्सन ही एक से दो से ज्यादा स्टेट्स या 2 स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है? द आंसर इज यस। ठीक है, यूपीएससी पूछ सकती है आपसे, तो मेक श्योर आप इसको याद रखो। उसी तरह से आर्टिकल 155 में क्या लिखा हुआ है कि जो गवर्नर है ना स्टेट का, उसको अपॉइंट कौन करेगा? ही विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, तो मेक श्योर ये ध्यान में रखो कि अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 56 ये बोलता है कि गवर्नर जो होगा वो ऑफिस होल्ड करेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट नॉर्मल टर्म विल बी 5 साल। कहने का मतलब गवर्नर अपॉइंट कितने टाइम के लिए होता है? 5 साल। पर हो सकता है 2 साल बाद ही इनको प्रेसिडेंट साहब बोलें कि नहीं भैया अब आप छोड़ दो ये गद्दी। तो क्या इनको छोड़नी पड़ेगी? बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट साहब के प्लेजर के ऊपर होता है, तो जैसे ही प्लेजर वो विड्रॉ कर लेते हैं, गवर्नर को उसी टाइम उनको स्टेप डाउन करना पड़ता है। इसके साथ ही आप नोटिस करो कि ये प्रेसिडेंट साहब कौन सा इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं। ये कैसे एक्ट करते हैं? इनको प्रधानमंत्री जी या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस करते हैं ना कि आप ऐसे डिसीजन लीजिए। तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि जो गवर्नर है वो अपॉइंट या रिमूव कौन करता है उनको? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और यही थोड़ा ना क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बन जाता है। सर क्वेश्चन मार्क कैसे बन गया? देखो, गवर्नर क्या काम कर रहा है? गवर्नर एक तरह से ए पॉलिटिकल हेड है। ठीक है, आप जानते हो स्टेट्स के अंदर जहां पर हमें देखने को मिलता है, एक तो हमारे पास चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं और दूसरे होते हैं गवर्नर। तो गवर्नर ए पॉलिटिकल हेड होते हैं एक तरह से। तो बहुत सारे यहाँ पे ना कुछ इनके पास कुछ पावर्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, इन्होंने कुछ बिल वगैरह पास किया यहाँ से, तो हो सकता है गवर्नर उसके ऊपर अपना साइन ना करे, ठीक है, उसको असेंट ना दे, तो ये चीज पॉसिबल है। इसके साथ ही कई बार हो सकता है कि किसी स्टेट में कोई मेजोरिटी पे ना हो, किसी सरकार को बहुमत ना हासिल हो, किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, तो किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बुलाना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये सारी चीजें भी गवर्नर साहब के हाथ में आ जाती हैं। अब आप एक बात नोटिस करो कि यहाँ पे गवर्नर साहब को अपॉइंट और रिमूव कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं, जो खुद किसके बिहाफ पे वर्क कर रहे हैं, मतलब किसके ऑन द एड एंड एडवाइस काम कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के उसके ऊपर। तो आप खुद सोचो कि अगर सेंटर में गवर्नमेंट है किसी और की, स्टेट में गवर्नमेंट है कोई और ऑपोजिशन पार्टी की जो कि सेंटर में मतलब उनके अगेंस्ट पार्टी की है, तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन उठ सकते हैं? द आंसर इज यस। गवर्नर हमने कई बार ऐसे देखा भी है। केरला के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है, वेस्ट बंगाल के अंदर हमने इस तरह के एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं, जहां पर थोड़ा देखा गया है कि जो गवर्नर साहब है ना, वहां पर उनके जो स्टेट लेजिस्लेचर के साथ थोड़ी ज्यादा बनती नहीं है। रीजन क्या है कि यहाँ पर कोई और गवर्नमेंट है, यहाँ पर कोई और गवर्नमेंट है, तो गवर्नर एक तरह से ना कई बार इनको एजेंट ऑफ द सेंटर भी बोला जाता है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस कई बार इमर्ज हो जाती हैं। ठीक है ना? तो ये सारे सिचुएशंस हमें देखने को मिलती है। इस वजह से हमारे मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नर्स की हम उनको कैसे और इंडिपेंडेंस दी जा सकती है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158, यहाँ पर ना इनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि गवर्नर साहब की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन ये है कि एक तो पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, साथ ही साथ उन्होंने कम से कम 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर देनी होनी चाहिए। तो ध्यान में रखो, ये 30 नहीं है, ये क्या है? 35 ईयर्स। उसके साथ ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन्होंने होल्ड नहीं किया होना चाहिए, एंड साथ ही साथ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली एमपी नहीं होने चाहिए, या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर के वो मेंबर भी नहीं होने चाहिए। तो ये होती हैं गवर्नर की कुछ क्वालिफिकेशंस। ठीक है जी, तो गवर्नर अच्छे से हमने आज रिवाइज कर लिया। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यहां पर देखो क्या पूछा गया, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट होती है? क्या लेजिस्लेचर वाली गवर्नमेंट होगी, क्या पॉपुलर गवर्नमेंट, क्या मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट? अच्छा सर, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है ना, उसका मीनिंग क्या होता है ना कि हमारी जो सरकार है उसके ऊपर कुछ तरह की लिमिटेशंस है। सर लिमिटेशंस कैसी? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग क्या है कि एक तरह से हमारे पास ना जो सरकार है उसके पास कोई आर्बिट्रेरी पावर्स नहीं है कि जो मन में आए वो कर दे। नहीं, हमारे जो गवर्नमेंट होती है उसकी कुछ पावर्स होती हैं, पर उनके ऊपर कुछ लिमिट्स भी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ना एक तरह से कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी होती हैं। जो हम बात करते हैं कि बार सेपरेशन ऑफ पावर्स की, ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि आर्बिट्रेरी पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार का जो मन में आया वो करती गई, नहीं, डेफिनेटली पावर्स बहुत सारी दी गई हैं,
पर फिर भी कुछ ना कुछ हमने लिमिटेशंस रखी हैं, क्योंकि सुप्रीमेसी किसकी है इंडिया के अंदर? वो सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की ही है। कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सुप्रीम है इंडिया के अंदर, कोई सरकार सुप्रीम नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी हो जाती है बाय डेफिनेशन? लिमिटेड गवर्नमेंट। ये क्या करती है? एक तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस को प्रमोट करती है एंड आर्बिट्ररी पावर्स को हटाती है और एक तरह से लिमिटेशन लेकर आती है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के ऊपर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, सॉरी। द अगला टॉपिक है रिगार्डिंग सेबी। देखो आप जानते हो जो अदानी एंटरप्राइजेस हो गया या अदानी के डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज थी, उनके स्टॉक्स में काफी एक गिरावट देखने को मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सेबी का रिस्पॉन्स मांगा है कि भैया क्या कर रहे हो इसके रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें, तो सेबी हमारे लिए थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये क्या है सर? देखो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके शेयर्स हो गया, आपके अलग अलग सिक्योरिटीज हो गया, आपकी कमोडिटी मार्केट हो गया, उन सभी चीजों को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, आप सभी देखते हो ना ये शेयर्स वगैरह, तो उन सभी का रेगुलेशन कौन है? दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ध्यान में रखना कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके ओनरशिप के अंडर ही आता है। इसके साथ में ही थोड़ा सा ना इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक्चुअल में ना अगर आपसे कोई पूछे कि सर सेबी एस्टैब्लिश कब हुआ, तो आप क्या बताओगे? 1988 में। उस तरह टाइम पे क्या था? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था। देखो बॉडीज काफी तरह की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब जिनका संविधान के थ्रू फॉर्मेशन हुआ है। एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी का मतलब कि किसी लॉ के थ्रू वो बॉडी बनी है, कि वहां से पावर डिराइव करती है। तीसरा हो सकता है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी, कि ये बस ऐसे ही बस नोटिफाई कर दी गई हैं, ये कोई स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। तो यहाँ पर ना जब सेबी का फॉर्मेशन हुआ, तो वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, कि बस ऐसे सरकार ने नोटिफिकेशन पास कर दिया और अकॉर्डिंगली ये बॉडी बन गई। पर अगर किसी बॉडी को अच्छे से काम करना है तो क्या होनी चाहिए उसके पास? उसके पास सर होनी चाहिए कुछ ना कुछ पावर्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? द आंसर इज यस। अब होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, एक बॉडी अगर हमने संविधान के थ्रू बनाई है, इसके पास अच्छी खासी पावर्स हो सकती हैं। जो बॉडी लॉ के थ्रू बनाई है, जनरली उसके थ्रू भी अच्छी खासी पावर्स होती हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट के थ्रू हमने एक्ट पास किया है। पर ऐसा देखा गया जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ना, इसके पास पावर्स की अक्सर काफी कमी रहती है। तो इसी वजह से 1992 के अंदर हमने क्या किया? एक एक्ट पास किया। कौन सा एक्ट? सेबी एक्ट। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सेबी एक्ट 1992 पास किया, और उसके थ्रू सेबी को क्या बना दिया? हमने एक स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ पे बना दिया। तो उससे क्या हुआ? सेबी की पावर्स बढ़ गई थी 1992 के बाद। और इनफैक्ट ना आप नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो अगर आपने स्कैम 1992 के बारे में सुना हो, जो हर्षद मेहता का स्कैम है, तो उसमें भी कई बार ना ये जिक्र हुआ है कि सेबी के पास पावर्स नहीं थी उससे पहले, 1992 से पहले तो काफी सारी चीजें खराब चल रही थी। बट उसके बाद काफी सारे सेबी ने स्टेप्स भी यहाँ पे लिए हैं। अब जो सेबी होता है ना, वो रेगुलेट करता है फाइनेंशियल मार्केट को, इसके जो 20 डिपार्टमेंट है वहां से। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करना, सेबी एक क्वासी लेजिस्लेटिव है और क्वासी जुडिशियल बॉडीज है। मतलब ये पूरी लेजिस्लेटिव बॉडी भी नहीं है, पूरी जुडिशियल बॉडी भी नहीं है, पर दोनों की कुछ कुछ पावर्स है। जैसे कुछ ये रेगुलेशंस को ड्राफ्ट कर सकती है, कुछ रेगुलेशन बनाने हो ना तो वो कर सकती है। तो ये तो सर काम लेजिस्लेटिव का होता है। तो बिल्कुल इसी वजह से ये क्या है? एक क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है। उसके अलावा कुछ रूलिंग्स पास करनी हो, किसी ने खराब काम किया हो, किसी ने कुछ ना कुछ घपलेबाजी करी हो, तो वहां पर कुछ ये पेनल्टीज वगैरह को भी इम्पोज कर सकता है। सर ये काम तो जुडिशली का होता है। तो यस, इसी वजह से क्या है? ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडीज है। इसका साथ ही आप अगर नोटिस करो, इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। काम क्या है सर? इसका काम है कि जो मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर है ना, इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। ऐसा ना हो कि हम ना मतलब बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है मान लो, वो कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है तो सेबी को जाके बताए, अपने नंबर्स वगैरह को वो बताए सारी चीजें, ताकि मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा जो हार्ड अर्न मनी है वो डूब ना जाए। साथ में ही सिक्योरिटी मार्केट्स को कैसे डेवलप किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें भी। तो बेसिकली कहने का मीनिंग, इन्वेस्टर्स हो गए मेरे आपके जैसे, उनको हेल्प करता है। जो इश्यूअर्स होते हैं उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ काम किए जाते हैं। और बीच में जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो बीच में लोग होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे हमें रूल्स बनाए जाते हैं, ताकि एक प्रॉपर मार्केट बनी रहे। अब एक बात नोटिस करो कि सेबी डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने बताता रहता है, कि अपने डिसीजन देता रहता है। तो सेबी के पास पावर्स तो सर बहुत सारी हैं, पर इसके साथ ही हमने ना एक एपलेट ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल, जो कि एक 3 मेंबर्ड बॉडी है। कि अगर इनके अगेंस्ट आपने कुछ अपील करनी है तो अपील यहाँ चली जाएगी। अगर उसके अगेंस्ट भी अपील करनी है, कि आपको फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील भी कर सकते हो। अगर थोड़े मैं बोर्ड की बात करूँ ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको देखने को मिल जाएंगे चेयरमैन, ठीक है, या फिर चेयरपर्सन बोल लीजिए। तो जो चेयरपर्सन है उनको नॉमिनेट किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
इसके अलावा 2 मेंबर्स होते हैं जो कि होते हैं क्या, ऑफिसर्स होते हैं हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के। 1 मेंबर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको एक्सेप्शनली ध्यान में रखना। रीजन क्या है, कई बार ना न्यूज़ में आता रहता है। क्यों न्यूज़ में आता रहता है? क्योंकि कई बार सेबी ऐसा बोलता है कि ना ये आरबीआई थोड़ा ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है यहाँ पर, ये जो 1 मेंबर है। तो ये एक बार कई बार ना क्वेश्चन बन जाता है, न्यूज़ में बार-बार आता रहता है। तो ये ध्यान में रखना कि 1 मेंबर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अलग-अलग इनके जो सिक्योरिटी एक्सचेंजेस के फंक्शन हो गया, वो सारे देखे जाते हैं। इनके अलावा ब्रोकर्स वगैरह का रजिस्टर करना है ना, जैसे आपके ब्रोकर होते हैं ज़ीरोधा वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनको रजिस्ट्रेशन भी इनके द्वारा देखा जाता है। शेयर्स वगैरह के रिगार्डिंग कैसे कंपनीज़ को कंप्लाई कर रही हैं रूल्स के साथ या नहीं कर रही, तो ये सारे काम किसके अंदर आते हैं, ये आ जाते हैं सेबी के अंतर्गत। ध्यान में ये रखना कि माधवी पुरी बिच बुच जो हैं, वो पहली वुमेन चेयरपर्सन है सेबी की। करंटली भी यही है सेबी के चेयरपर्सन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, तो इनका नाम भी आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा बाकी के जो 5 मेंबर हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिनमें से कम 3 क्या होने चाहिए, होल टाइम मेंबर्स भी होने चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज जीएसआई, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखो ये पर्टिकुलर न्यूज भी ना 2 दिन पहले की है, बट थोड़ा मैं और डिटेल्स इसके लिए चाह रहा था, तो इसलिए मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 5.9 टन ऑफ लिथियम डिपॉजिट मिले हैं जे&के के अंदर। ठीक है, अब देखो ये जो लिथियम है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो ना, रिचार्जेबल बैटरीज आपको चाहिए, जैसे आपके स्मार्टफोन्स की बैटरीज हो गया, लैपटॉप्स हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स, जहां पर इंडिया बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ हम कैसे मूव करें। हम एनवायरमेंट फ्रेंडली, हमारे अच्छे खासे टारगेट्स हम सेट करके रखे हुए हैं, उनको अगर अचीव करना है तो उसके लिए लिथियम एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब होता क्या था ना, वैसे तो देखो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, बोलीविया हो गया, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पर उसके अलावा चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, वियतनाम, हम इसके थ्रू जो हमारी लिथियम है और लिथियम आयन बैटरीज़ वहाँ से इम्पोर्ट किया करते थे। तो अब हमारे पास क्या हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर में ये चीज़ मिल गई है। तो उससे क्या हुआ, नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ बन गई हैं। कैसे सर? एक तो हो गया, देखो हमारे लिए इम्पोर्ट नहीं करानी पड़ेंगी उतनी ज़्यादा आने वाले टाइम्स के अंदर, ठीक है ना? तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, प्लस हम जो हमारे टारगेट्स हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस के रिगार्डिंग, वो भी अच्छे से अचीव कर पाएँगे। तो डेफिनिटली इंडिया को काफ़ी सारे एडवांटेजेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने एस्टैब्लिश किया है कितने, 5.9, यहाँ ना मिलियन लिख लेना था, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी। 5.9 मिलियन टन की जो डिस्कवरी हुई है, ठीक है ना? तो उन्होंने इन्फर किया ये जी3 ऑफ लिथियम है, कहाँ पे? ये रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर थोड़ा आप नोटिस करोगे तो लिथियम के सर सबसे ज़्यादा रिजर्व्स कहाँ देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं हमें चिली के अंदर, उसके साथ ही हमें देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2.7 मिलियन टन, और अर्जेंटीना के अंदर 2 मिलियन, और चाइना के अंदर 1 मिलियन, ठीक है ना? तो ये आप नोटिस कर सकते हो। अब आज के टाइम पे ना लिथियम को व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। सिर्फ व्हाइट गोल्ड क्यों? देखो गोल्ड की ना वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो आज के टाइम पे लिथियम की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो फ़ोन्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनके सभी जगह पे आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। थोड़ा-सा हम ना जीएसआई के बारे में पढ़ लेते हैं, जिन्होंने ये चीज़ करी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, एक साइंटिफिक एजेंसी है इंडिया की, जिसकी फाउंडिंग हुई थी 1851 के अंदर। अब ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को इसलिए सेटअप किया गया था ताकि जो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग है, जो रेलवेज़ हो गया, उनके लिए कोल डिपॉज़िट को हम फाइंड कर पाएँ। अब जीएसआई जो है आज के टाइम पर वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर एक अटैच्ड ऑफिस हमें देखने को मिलता है। क्या काम होता है सर इसका? देखो इसका यही है कि कितने रिसोर्सेज़ हैं, कहाँ पे कितने मिनरल्स हैं, जियो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, ये देखी जाए, ठीक है ना? और इस इन्फॉर्मेशन को फिर देखा जाए, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी जाए, इंडस्ट्री को प्रोवाइड करी जाए, और ये जो मिनरल्स के रिगार्डिंग ये चीज़ें देखी जाती हैं, सारी जीएसआई के अंतर्गत ही आ जाती हैं। अब इसके लिए अलग-अलग चीज़ें करता है कि ग्राउंड सर्वेस किए जाते हैं, देखा जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। फिर उसके अलावा, ठीक है, जैसे मिनरल प्रोस्पेक्टिंग ढूँढा जाता है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कुछ अलग-अलग तरह की स्टडीज़ करी जाती हैं। इसके अलावा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक हो गया, इस तरह के जो नेचुरल हैज़ार्ड्स होते हैं, उनकी भी स्टडी करी जाती है, ताकि उस स्टडी से हम कुछ ना कुछ इन्फर कर पाएँ और उस बेसिस पे हम कुछ डिसीज़न ले पाएँ। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कोलकाता में देखने को मिल जाएँगे। इसके साथ ही 6 रीजनल ऑफिस हैं व्हिच आर लोकेटेड इन लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग एंड कोलकाता। राइट? एक और क्वेश्चन थोड़ा अटेम्प्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने का मेरा मकसद यही रहता है कि एक तो थोड़ा चीज़ें रिवाइज़ होती रहती हैं, और थोड़ा हमें आइडिया लगता रहता है कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एन्जॉइंड बाय। कहाँ पर लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? बताओ। देखो, आप जानते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, डीपीएसपी कौन सा पार्ट होता है? पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर ना आपको
अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसे मतलब ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, पर हम जनरली डिस्कशन के लिए ऐसा मान सकते हैं, कुछ हमारे पास सोशलिस्ट डीपीएसपी होते हैं, कुछ गांधीयन डीपीएसपी हम मान लेते हैं, और साथ ही साथ कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी यहाँ पे हम मान लेते हैं। अब इसी में मतलब जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, जो थोड़े लिबरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, उसी में हमें आर्टिकल जो 50 है वहां पर क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ये बात लिखी है कहां पर, आर्टिकल 50 के अंतर्गत। तो यानी कि डीपीएसपी का जो पार्ट 4 के अंदर जो आर्टिकल 50 है वही ये बात लिखता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो काफी इजी क्वेश्चन यहाँ पे हमें कई बार देखने को मिल जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, फ्री फ्लोट इन स्टॉक्स। देखो जो इंडेक्स प्रोवाइडर है एमएसआई, उसने कहा है कि जो फ्री फ्लोट डेजिग्नेशन है 4 सिक्योरिटीज की, मतलब उसने कट करी है। देखो यहाँ पे ना न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये फ्री फ्लोट क्या होता है उसका मीनिंग समझना है। ठीक है, ये वाली जो चीजें बाकी चीजें हैं वो थोड़ा हमारे यूपीएससी के स्कोप से बाहर की बातें हैं, तो इनको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फ्री फ्लोट का डेफिनेटली हम मीनिंग समझ लेंगे। देखो फ्री फ्लोट को पब्लिक फ्लोट भी कहा जाता है। पब्लिक फ्लोट का मतलब कुछ ऐसे शेयर होते हैं जो कि पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं और वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते। देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो टोटल ना 100 शेयर्स हैं, 100 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। बेसिकली कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स द्वारा होल्ड किए जा रहे हैं। मतलब एक तरह से आप ऐसा मान के चलो कि दीज आर व्हाट, टोटल शेयर होल्ड, टोटल शेयर्स। उसमें से कुछ शेयर्स क्या होंगे, कुछ शेयर होंगे रिस्ट्रिक्टेड। वो रिस्ट्रिक्टेड मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस है उनके ऊपर, जैसे कि उनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी और के साथ ट्रेड नहीं कर सकते जब तक कि कुछ कंडीशंस मीट नहीं हो जाती। तो ये सारे क्या है, रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स। और एक होते हैं क्लोजली हेल्ड शेयर्स। क्लोजली हेल्ड शेयर्स का क्या मीनिंग है, जैसे कुछ कंपनी के इनसाइडर्स हो गए या फिर कुछ ऐसे लोग हो गए जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इसको होल्ड करते हैं, वो क्या हो गए, क्लोजली हेल्ड शेयर। अब क्या करना है, जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे, मतलब जितने आपके क्या थे, जितने सभी शेयर्स थे, उसमें से आपने क्या माइनस किया, रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स को माइनस किया, और उसमें से क्या माइनस किया, क्लोजली हेल्ड शेयर्स। तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट देखो आपने क्या किया, दो चीजें माइनस करी ना, एक तो रिस्ट्रिक्टेड वाले, एक जो क्लोजली हेल्ड शेयर्स। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास वो वाले शेयर्स नहीं बच जाएंगे जो आसानी से ट्रेड हो सकते हैं मार्केट के अंदर। द आंसर इज यस, इन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोट शेयर्स। बेसिकली कहने का मतलब जो आसानी से पब्लिकली ट्रेड हो जाते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, जो क्लोजली हेल्ड शेयर्स नहीं होते। तो ये क्या है, ये तो है टोटल शेयर्स, उसमें से जो रिस्ट्रिक्टेड और क्लोजली हेल्ड शेयर को माइनस करेंगे तो फ्री फ्लोट हो जाएगा। और यही क्या होता है कि जो आप एक तरह से मान के चलो, जो एक्चुअल अवेलेबल स्टॉक्स होते हैं जो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, दोज आर नोन एज व्हाट, फ्री फ्लोट ऑफ स्टॉक्स। यही हमें समझना था। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जो क्लोजली हेल्ड शेयर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आ जाते हैं, हमारे पास एक प्रमोटर ग्रुप आ जाता है। सर प्रमोटर ग्रुप क्या होता है, देखो कोई ऐसा पर्सन तो होगा ना जो उसने कंपनी के फॉर्मेशन में या कंपनी के स्टार्ट करने में, इनकॉर्पोरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा, उसी ने बिजनेस को सेटअप किया होगा, वो उनको बात कर लेते हैं हम प्रमोटर, या फिर उनका प्रमोटर ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो ये प्रमोटर होगा ना, इसके भी शेयर्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर, नहीं। इसके अलावा जो होंगे, जो मैंने बताया ना कि क्लोजली हेल्ड शेयर्स और रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स के अलावा जो बाकी के शेयर बचते हैं, उनको बोलते हैं फ्री फ्लोट शेयर्स। तो यही हमें समझना था, वो वाले शेयर्स जो लोग होल्ड करते हैं अदर देन प्रमोटर एंड शेयर होल्डर एसोसिएटेड विद द प्रमोटर्स, उनको हम ये बात कर दी जाती है। इसी का मीनिंग क्या हो गया, फ्री फ्लोट इन स्टॉक्स। अब अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसके 25% कम से कम जो शेयर होल्डिंग चाहिए वो नॉर्मल पब्लिक के साथ होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वो रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, एफपीआई हो सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी, इनको हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। बेसिकली इस न्यूज का लाने का मीनिंग, मेरा पर्पस यही था कि आपको फ्री फ्लोट का मीनिंग समझ पाए, और वो हम समझ गए हैं कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स माइनस रिस्ट्रिक्टेड शेयर जो होते हैं, माइनस इसमें से क्या माइनस करेंगे, जो क्लोजली हेल्ड शेयर्स, तो हमारे पास फ्री फ्लोट आ जाएगा। और इसी का नाम है फ्री फ्लोट। और ये क्या है, जो आसानी से पब्लिकली ट्रेड हो जाते हैं, इन्हीं का यहाँ पे हम बात करी जाती है फ्री फ्लोट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। देखो पहली बात तो ये समझना है क्या है, ये एक इंडिजीनियस है, मतलब इंडिया के द्वारा ही बनाई गई है हमारे पास ये, मतलब मेक इन इंडिया की आप बात यहाँ पे बात कर सकते हो। कौन बना रहा है सर, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसको दोबारा से टेस्ट किया जा रहा है, कुछ चेंजेस जैसे आर्मी ने सजेस्ट किए थे उस हिसाब से। अब जब हम बात करते हैं QRSAM की, तो ये क्या है, एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये सरफेस से है कहाँ की तरफ, एयर, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है।
दरअसल में अगर मैं बात करूँ इसकी रेंज की, तो नियरली हमें इसकी जो शॉर्ट रेंज है वो क्या है, 30 किलोमीटर के आसपास है। अब क्यों है, देखो काम क्या है सर इसका, आप एक बार नोटिस करो, मान लो ना कोई पर्टिकुलर चीज चल रही है, यहाँ पे कुछ कोई व्हीकल या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो हो क्या सकता है इसके ऊपर, कोई बाहर से अटैक आ सकता है, कोई हवा से अटैक आ सकता है। अब उस अटैक से अगर इसको बचना हो तो कैसे बचेंगे, वहां पर काम आ जाता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो पूरे ये जो वेपन हो गया इसके ऊपर इसको कॉन्फ़िगर किया जाएगा, और इससे इंश्योर क्या होता है कि कोई भी एयर डिफेंस, एयर से मतलब कोई भी चीज आ रही है बाहर से, कोई चीज इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है, तो उसको डिफेंड करने के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल वहां पे काम आ जाती है। अब यहाँ पे रेंज हमने समझ ली 30 किलोमीटर, और एक ही टाइम पे ना अगर 6 जगह से भी अटैक हो रहा है तो उन सभी 6 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकती है। कैसे इसको प्रोपेल किया जाता है, बाय सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर। तो ये हमें समझना था क्यूआर सैम के बारे में, और वो हमने अच्छे से समझ लिया। अब ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ध्यान रखना एक मैपिंग वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है, कैस्पियन सी की कौन कौन सी कंट्रीज है, आप मुझे वो भी बताओगे, और ये 5 क्वेश्चन के आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। प्लस 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए, आई होप आपको वो भी सभी हेल्पफुल हुए होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो 5 क्वेश्चन दिए थे उनके मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूँ, थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी। देखो रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। देखो 0 आवर, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है, द आंसर इज फॉल्स। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो देखो जो पार्लियामेंट्री रूल बुक है वहां पर भी इसका जिक्र नहीं है, संविधान के अंदर भी जिक्र नहीं है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर बात होती है ना वहां पर इसका जिक्र नहीं है। तो होता क्या है सर 0 आवर के अंदर, 0 आवर के अंदर एमपीज क्या कर सकते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी मैटर को रेज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस। ठीक है ना, तो एक तरह से क्या हो जाती है, प्रायर नोटिस के बिना इसको किया जाता है, और साथ ही साथ ही क्या है, एक तरह की इनफॉर्मल डिवाइस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें 0 आवर के बारे में हमने पढ़ ली। दूसरा स्टार्ड क्वेश्चन, क्या इसके लिए हमें रिटर्न आंसर चाहिए, ये आंसर भी सर फॉल्स है। मैंने बताया था ना रिटर्न आंसर क्या होता है, जहां पर आपको क्या चाहिए, एक ऑरल आंसर चाहिए होता है। और एक चीज और, क्या इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं आ सकते, बताओ। द आंसर इज यस, यहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो। तीसरा स्टेटमेंट, हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स क्या सैटर्न के होते हैं, सर ये आंसर भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जुपिटर के अंदर ना अराउंड 12 नए मून्स को डिस्कवर किया गया है। पहले जुपिटर के 80 मून होते थे, फिर 12 नए मून्स आ गए, तो अब कितने हो गए 92। और सर सैटर्न के कितने हैं, सैटर्न के हैं 83। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स किसके हो गए, दोज विल बी विद जुपिटर। चौथा स्टेटमेंट, रेस जुडिकाटा, क्या ये सिर्फ सिविल लीगल सिस्टम के अंदर एप्लीकेबल होता है, द आंसर इज फॉल्स। सर ये तो नाम ही हम भूल गए, रेस जुडिकाटा ये क्या होता है। देखो रेस जुडिकाटा मैंने आपको मीनिंग बताया था, द थिंग हैज बीन जज्ड। अगर किसी के ऊपर ऑलरेडी हमारा जजमेंट आ चुका है तब हम उसको दोबारा उसके रिगार्डिंग में नहीं करते, तो उसी का नाम था रेस जुडिकाटा। तो ये सिविल के साथ साथ क्रिमिनल लीगल सिस्टम में भी एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। पांचवा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्या इसको जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, सर ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि दरअसल में देखो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन द ईयर 1973। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हमारी मिसिज इंदिरा गांधी जी, तो उनके द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो यहाँ पर ये पांचवा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चन का इसी तरह से आप मुझे आंसर बताना, फिर कल इनको डिस्कस कर लेंगे, और कैस्पियन सी वाला भी और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी हम इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मेक श्योर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ओनली एज नथिंग एल्स, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से जाके इसकी टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।